कच्चा चिट्ठा में इस वक्त की बड़ी खबर, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर एक बहुत ही बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता आलोक कुमार ने दावा किया कि अखिलेश यादव को भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में निमंत्रण दिया जाएगा, यानी कि अखिलेश यादव को भी न्योता यहां पर पहुंचेगा। और आज पूरे दिन देश के अंदर डिंपल यादव का एक बयान ट्रेंड करता रहा। डिंपल यादव ने खुलकर कहा कि अगर राम मंदिर के कार्यक्रम में निमंत्रण मिला, न्योता मिला तो जरूर जाएंगे, और अगर निमंत्रण नहीं मिला तो भी बाद में जरूर जाएंगे। लेकिन आज ही समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की भी काफी चर्चा रही, जिन्होंने हिंदू धर्म पर सवाल उठा दिए। क्या वाकई में समाजवादी पार्टी बदल रही है या फिर वही पॉलिटिक्स का डबल गेम यहां पर चल रहा है? अगर निमंत्रण आएगा तो निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। राम मंदिर बनाने में भाजपा का कोई योगदान नहीं है। हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम ये बड़प्पन है उस न्यास का, ये बड़प्पन है केंद्र सरकार का, जिन्होंने सबको निमंत्रण दिया। अपने अपने कमरों में बैठ करके ये राम मंदिर कैसे बन गया रो रहे हैं, वो आएंगे भी नहीं। हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है, और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। वही जो राम रचि राखा, तो जो हर इच्छा न्योता सबको गया है, लेकिन पहुंचेंगे वही जिनको राम चाहेंगे। की राजनीतिकरण जो हो रही है इस पूरी की पूरी इनॉग्रेशन की, उससे हमारी ये आपत्तिजनक। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन की आवश्यकता विपक्ष वालों को ही है, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और जब तक राम के शरण में वो जाएंगे नहीं, राम को समझेंगे नहीं, तब तक उनकी बुद्धि शुद्धि नहीं होगी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु श्री राम का नाम ही ऐसा है कि नाम लेते ही सब मंगलमय होने लगता है। लेकिन भारत की राजनीति में प्रभु श्री राम के नाम पर धर्म युद्ध छिड़ गया है। जैसे जैसे श्री राम मंदिर के अंदर राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे विपक्ष की बेचैनी बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा बेचैनी यूपी के अंदर देखी जा रही है। इसकी वजह यह है कि यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, और यूपी के अयोध्या में ही श्री राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। मंदिर लोकार्पण के लिए तैयार है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी साल 2019 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से 62 पर जीत हासिल की थी, तो वहीं 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब राम मंदिर बनकर दर्शन के लिए तैयार है, तो ऐसे में बीजेपी 2014 की परफॉर्मेंस रिपीट करने की उम्मीद कर रही है। लेकिन यूपी के अंदर बीजेपी के सामने मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ही हैं। अखिलेश मोदी के खिलाफ बन रहे महागठबंधन में भी शामिल है। लेकिन अब मुश्किल ये है कि विपक्ष को साल 2024 के चुनाव में भी राम लहर का डर सता रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, और अखिलेश पर आरोप लग रहा है कि हिंदू धर्म पर कई विवादित बयानों के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में प्रमोशन करके महासचिव बनाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के भाषणों में उनका सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पर रहता है कि हिंदू धर्म में समानता नहीं है और जातियों में बंटवारा है। बीजेपी की रणनीति तो साफ नजर आती है। बीजेपी राम मंदिर के नाम पर जाति तोड़कर हिंदू जोड़ने की राजनीति करती दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि
कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जातियों के नाम पर हिंदू धर्म को बांटने की राजनीति करना चाहते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। स्वामी प्रसाद मौर्य तथ्यात्मक रूप से कितने सही हैं, ये तो वही जाने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म को नहीं बल्कि हिंदुत्व को एक जीवन पद्धति कहा था। 11 दिसंबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस J.S. वर्मा की बेंच ने फैसला देते हुए कहा था कि हिंदुत्व शब्द भारतीय लोगों की जीवन शैली की ओर इंगित करता है। हिंदुत्व को सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। 1995 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हिंदू धर्म के धर्म होने या नहीं होने पर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य न सिर्फ मंच पर दिए गए अपने भाषण पर कायम है, बल्कि वो यही बात दोबारा अपने बयानों में भी दोहरा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। समाजवादी पार्टी की नीति क्या है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी कोई ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रही है? क्योंकि इसी तरीके के सम्मेलन में अखिलेश यादव ने अपने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया है कि धर्म को लेकर कोई विवादित बयान ना दे। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बातों को नजरअंदाज करते हुए विवादित बयान दिया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक ही पार्टी के दो बड़े बड़े किरदार इस तरीके का बयान देकर वोट बैंक साधने की राजनीति कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जैसे ही हिंदू धर्म पर प्रश्न उठाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान चर्चा में आया, वैसे ही समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी मीडिया के सामने आई और उन्होंने दो महत्वपूर्ण बयान अलग अलग समय में दिए। सबसे पहले डिंपल यादव ने श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की प्रशंसा की और इसके बाद डिंपल यादव ने साफ साफ कहा कि अगर निमंत्रण मिला तो मैं जाऊंगी और अगर निमंत्रण नहीं मिला तो मैं बाद में राम मंदिर जाऊंगी। मैं समझती हूँ कि जो कार्यक्रम हो रहा है अच्छा है, कार्यक्रम हो रहा है, और राम जी का जो अस्तित्व है, तो राम जी क्या चाहते हैं? राम जी चाहते हैं कि हम सबके मन में राम बसे। जो उनका चरित्र है, जो उनका स्वभाव है, उस स्वभाव को हमको अपनाना है, उसको ग्रहण करना है और लगातार उसी पथ पे चलना है जिस पथ पे राम जी चले थे। जो सच्चाई का पथ है, जो ईमानदारी का पथ है, जो सबको मिलकर चलने का पथ है। तो मेरा मानना है कि सभी देशवासियों को राम जी को ग्रहण करने का समय सही समय। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। इस बयान से साफ संदेश मिलता है कि समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं एक ऊहापोह और बेचैनी की स्थिति बनी हुई है। मतलब ये है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके उसमें ये आज वो उसका जश्न मना रहे हैं 22 तारीख को, तो मुसलमान इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुसलमान को ये रूहानी तकलीफ है। और ये 22 का दिन मुसलमानों मैंने हिंदुस्तान की तारीख में काले हरफों में लिखा जाए। आइए जरा देखते हैं राम मंदिर पर अब तक किस किस राजनेता को निमंत्रण जा चुका है। अब तक कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को श्री राम मंदिर के अंदर गर्भगृह में श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण जा चुका है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जनता दल सेकुलर के अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा को भी निमंत्रण भेजा जा चुका है और सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी। हालांकि सीताराम येचुरी की पार्टी सीपीएम ने इस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है।
सीताराम येचुरी की तरफ से कहा गया है कि मंदिर के नाम पर राजनीति हो रही है, इसलिए वो कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। लेकिन वृंदा करात ने मीडिया के सामने पार्टी के बुनियादी उसूलों का भी जिक्र किया है। हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं और पूरे देश में एक धार्मिक भावना होती है, उसका भी हम कदर करते हैं। और मैं समझती हूँ ये धार्मिक भावनाओं को भी लॉन्ग रन में वो, क्योंकि पॉलिटिक्स जब धर्म को हथियार के रूप में देखेगा तो धर्म की इज्जत भी नहीं रहती। अब सीपीएम के विरोध में बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक बयानों की झड़ी आ गई है। कई बीजेपी सांसदों ने कार्यक्रम से दूरी बनाने वालों को राम विरोधी कहना शुरू कर दिया है। उनको पॉलिटिसाइज शब्द से नफरत नहीं है, उनको नफरत है भगवान राम के उस मंदिर से। जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, जो राम भक्तों के विरोधी हैं, जो मंदिर निर्माण सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये हनुमान जी महाराज की गदा उसी के लिए है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दिल्ली में एक अस्पताल है, दिल्ली से दूर है, आगरा के पास है, इनको ज़रूर वहाँ जाना चाहिए। बढ़िया से वहाँ इंजेक्शन देते हैं। बीजेपी की बड़ी विजय के बाद देश के बदलते राजनीतिक माहौल में अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी और उसके साथियों को 2024 की सबसे बड़ी चुनौती से जूझना होगा, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम वोट और तुष्टीकरण का चक्रव्यूह है और दूसरी तरफ हिंदुओं का समर्थन पाने की चुनौती भी है। और आज एक बहुत बड़ी खबर मुंबई से आई। आज युद्धपोत आईएनएस इंफाल नौसेना में शामिल हो गया। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना ने औपचारिक रूप से इसे शामिल किया। आईएनएस इंफाल सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल से लैस स्वदेश निर्मित स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। और देखिए, इससे हिंद महासागर की चीन में बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत की समुद्री क्षमता और भी ज्यादा मजबूत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। इस मिसाइल डिस्ट्रॉयर को देखकर पाकिस्तान और चीन बेहद परेशान भी हो गए हैं। न्यूज 18 इंडिया आपको आईएनएस इंफाल की ताकत से यहां पर अब परिचित करवाने जा रहा है, रूबरू करवाने जा रहा है। दरअसल ये युद्धपोत अंदर और बाहर से कैसा है, कौन कौन से आखिर हथियार और मिसाइल इस युद्धपोत में है, उसकी पूरी जानकारी आपको आईएनएस इंफाल से अब हम देने जा रहे हैं। वो 12 और 12-24 होती है एक साथ। ये सिर्फ सबमरीन्स को अटैक करने के लिए जाती हैं। एक बार में 24 रॉकेट लॉन्चर को यहाँ से फायर किया जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि जो इसे ऑपरेट करेगा 130 डिग्री, यानी कि लेफ्ट फ्रंट साइड और राइट हैंड साइड के 130 डिग्री पर ये फायर कर सकता है। जो रडार सिस्टम इसमें यूज हो रहा है वो काफी ज्यादा हाईटेक है और 400 किलोमीटर के रेंज में कौन से शिप्स आ रहे हैं उसको वो भाप सकता है। दुश्मनों में खलबली, आ गया भारत का महाबली। देश के दो दुश्मनों का खेल खत्म। इसे देखकर चीन और पाकिस्तान को 440 वोल्ट का करंट लगा है, क्योंकि यह समंदर के अंदर खोज कर मारने वाला महाबली है। नाम है आईएनएस इंफाल। आईएनएस इंफाल भारतीय नौसेना का नया स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसकी कमिश्निंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हुई है। साथियों, आईएनएस इंफाल भारत की बढ़ती समुद्री ताकत को दिखाता है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडो पैसिफिक रीजन में आईएनएस इंफाल जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जिसका जल उसका बल के हमारे सिद्धांत को और मजबूती प्रदान करेगा। आईएनएस इंफाल खामोश शिकारी है, समंदर में घात लगाकर डटा रहेगा।
दुश्मन पर लगातार नजर बनाए रखेगा और जब हमले का वक्त आएगा तो दुश्मन को नाखून चने चबाने पर मजबूर कर देगा। इंफाल और प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे एडवांस्ड, सबसे आधुनिक युद्धपोतों में गिने जाते हैं। तो इस जहाज में वो सब वेपन, सेंसर्स, सिस्टम्स, मशीनरी है जो एक अत्याधुनिक युद्धपोत में होना चाहिए। इनके अलावा हमारे जहाज में 4 रिवर्सिबल गैस टर्बाइन्स हैं जो कि जहाज को 30 नॉट्स यानी करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से की रफ्तार से इसके जहाज को पानी के ऊपर लेके जा सकते हैं। ये पहली बार है जब नौसेना ने अपनी इस नई ताकत की तस्वीर दुनिया को दिखाई है। ये युद्धपोत समंदर में मोर्चा संभालकर सरहदों की निगरानी करेगा। इसका रेडार सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि अपने आसपास के 400 किलोमीटर के रेंज में ये भांप लेगा कि कौन कहां है, और दुश्मन अगर हिमाकत करता है तो बिना देर किए दुश्मन की पनडुब्बी को डुबोने में काम आएगा। न्यूज 18 इंडिया आपको आईएनएस इम्फाल की ताकत से परिचय कराने जा रहा है। यह युद्धपोत अंदर और बाहर से कैसा है, कौन कौन से हथियार और मिसाइल इस युद्धपोत में है, उसकी पूरी जानकारी आपको आईएनएस इम्फाल से देने जा रहे हैं। हम अगर आपको क्लोज से फिर से बताना चाहेंगे, जो ये रॉकेट लॉन्चर है वो जो अगर जहाज के आसपास कोई दुश्मनों की सबमरीन इंटरसेप्ट होती है तब इस रॉकेट लॉन्चर को इस्तेमाल किया जाता है। एक साइड में 12 रॉकेट लॉन्चर है, 12 इधर है और 12 दूसरी तरफ है, यानी कि एक बार में 24 रॉकेट लॉन्चर को यहां से फायर किया जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि जो इसे ऑपरेट करेगा 130 डिग्री यानी कि लेफ्ट फ्रंट साइड और राइट हैंड साइड के 130 डिग्री पर ये फायर कर सकता है। जैसे मैंने बोला कि रॉकेट लॉन्चर सिर्फ और सिर्फ सबमरीन को अटैक करने के लिए होता है, क्योंकि सबमरीन एक ऐसी चीज होती है जो पानी के अंदर दिखती नहीं है। और जिस तरीके से आईएनएस इम्फाल के जो कैप्टन थे और कमांडर थे, उन्होंने बताया कि जो रडार सिस्टम इसमें यूज हो रहा है वो काफी ज्यादा हाईटेक है। आईएनएस इम्फाल को शिकारी क्यों कहा जा रहा है? इसे घात लगाकर हमला करने वाला समुद्री शेर क्यों कहा जा रहा है? इसे भारतीय सेना की सबसे नई और सबसे आधुनिक ताकत क्यों कहा जा रहा है? इसके लिए आपको इसकी ताकत जाननी होगी। आईएनएस इम्फाल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली घातक मिसाइलों से लैस है। इसमें 8 बराक मिसाइलें लगी हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत 16 ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइलों की मौजूदगी है। सर्विलांस रेडार इतना ताकतवर है कि दुश्मनों की एक छोटी सी हरकत भी नजर में रहेगी। इसमें 76 mm रैपिड माउंट गन लगी है। साथ ही दुश्मनों की पनडुब्बी को खाक में मिलाने के लिए एंटी सबमरीन टॉर्पीडो से लैस है। जो इसमें सोनार सिस्टम लगा हुआ वो भी काफी ज्यादा हाईटेक है, क्योंकि दुश्मन की सबमरीन काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो दिखती नहीं है, वो पानी के अंदर रहती है। अगर कोई सबमरीन दिखती है तो उसके लिए इस तरीके के जो रॉकेट लॉन्चर है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। 12 और 12 24 रॉकेट लॉन्चर एक साथ फायर किए जा सकते हैं, जिसके बाद जो दुश्मन की सबमरीन है उसे डिस्ट्रॉय किया जा सके। वहीं नीचे के डेक में मैंने आपको बताया था कि जो 12 मिसाइल है जो सरफेस टू एयर चलती उसको फायर की जा सकते हैं, वो इस तरीके के 12 मिसाइल्स यहाँ पर है। आईएनएस इम्फाल प्रोजेक्ट 15B के तहत बन रहे विशाखापत्तनम क्लास के 4 युद्धपोत में तीसरा युद्धपोत है। आईएनएस इम्फाल इसलिए भी खास है क्योंकि भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किसी जहाज का नाम नॉर्थ ईस्ट के किसी शहर पर रखा गया है। हमारे जहाज पे 2 हेलीकॉप्टर्स हम मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हम ले सकते हैं, जो कि हमारी क्षमता को और भी बढ़ाते हैं। इनके अलावा हमारे जहाज में 4 रिवर्सिबल गैस टर्बाइन्स हैं, जो कि जहाज को 30 नॉट्स यानी करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से की रफ्तार से इसके जहाज को पानी के ऊपर लेके जा सकते हैं। इसके एंड्योरेंस 7500 किलोमीटर्स है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ही एडवांस्ड हैं, और गर्व की बात यह है कि ये सारी जो वेपन, सेंसर्स, मशीनरी है 75% इंडिजिनस है। आईएनएस इम्फाल नाम का ये नया वॉरशिप पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल होगा। इसकी तैनाती चीन की नेवी के हौसले पस्त करने वाली साबित होगी, क्योंकि इसकी तैनाती से हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लगेगी।
आगे जाते हुए, जैसे आपने सरफेस टू सरफेस मिसाइल देखा है, अब ये सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका नाम बराक 8 या MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। और ये सारे एरियल टारगेट को एंगेज कर सकते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट, मिसाइल या UAV। और इसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, इसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम बराक 8 बोलते हैं या मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बोलते हैं। इसकी रेंज क्या होती है सर? इसकी रेंज होगी 70 किलोमीटर प्लस। 70 किलोमीटर। इसमें से ये तो जो है वो ब्रह्मोस की तरह 8 और 8 16 हैं। इसमें आप और कितने मिसाइल्स रख सकते हैं? 8 तो आप फायरिंग ट्यूब्स हैं। 16 जो देख रहे हैं ये फॉरवर्ड सेक्शन में, वैसे ही कि आफ्ट सेक्शन में भी हमारे पास 16 और मिसाइल हैं, तो टोटल 32 बराक 8 मिसाइल हैं। टोटल 32। ये सरफेस टू एयर, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो ये सरफेस टू सरफेस था, ये सरफेस टू एयर है। भारत की नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। हिंद महासागर में भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। भारत के नेवल पंच का मुकाबला करना अब मौत को दावत देना है। इस बात की पूरी गारंटी है पाकिस्तान और चीन के खिलाफ दोनों मोर्चों पर इंडियन नेवी कैसे सबसे बड़े मुकाबले के लिए तैयार है। इसके लिए 3 बड़े सवालों के जवाब जानना जरूरी है। पहला ये कि भारत की नौसेना कैसे बनी रहेगी हिंद महासागर की बॉस। दूसरा, भारत की नेवी कैसे हमेशा चीन से 2 कदम आगे रहेगी। और तीसरा सवाल ये कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और पूरे हिंद महासागर में क्या है भारत के ऑप्शन, ताकि युद्ध हुआ तो चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ हराया जाएगा। नौसेना की रणनीति और इसके ऑपरेशन के लिहाज से कुछ बातें जाननी बहुत जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि इसी की बुनियाद पर समंदर में लड़ने की रणनीति तैयार की जाती है। यानी कहां कौन सा जहाज ऑपरेट कर सकता है, कहां पनडुब्बियों का जाना मुश्किल है और उथले पानी में उनका पकड़ में आना कैसे आसान हो जाएगा, कहां पानी के अंदर रेडार यानी सोनार बेहतर काम करेगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें देखते हुए समंदर में लड़ने की टैक्टिक्स तैयार की जाती हैं। INS इम्फाल की तैनाती भारतीय नौसेना की इसी रणनीति का हिस्सा है। INS इम्फाल की तैनाती को दूसरे शब्दों में कहें तो चीन को समंदर में सैनिटाइज करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि कमरों को सैनिटाइज किया जाता है, घरों को सैनिटाइज किया जाता है, एक मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा सकता है, लेकिन समंदर कैसे सैनिटाइज होगा, वो भी चीन से। इसे समझने के लिए इस मैप को जरा गौर से देखिएगा। ये दक्षिण चीन सागर है और इसके दक्षिण से एक रास्ता पहुंचता है बंगाल की खाड़ी यानी हिंद महासागर। अगर चीन की नौसेना भारत पर अटैक करना चाहेगी तो वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करेगी, जिसे मलक्का स्ट्रेट कहा जाता है। ये करीब 1000 किलोमीटर लंबा लेकिन महज 200 मीटर तक गहरा समुद्री गलियारा है। ट्रेड रूट की वजह से ये चीन की लाइफलाइन भी कहा जाता है, लेकिन इसके एग्जिट पॉइंट यानी जहां से ये गलियारा हिंद महासागर में खुलता है, वहां भारतीय नौसेना का बहुत बड़ा पहरा हमेशा लगा रहता है। भारत को चीन को यहीं पर रोकना है और अगर ऐसा हुआ तो चीन का गेम खत्म हो जाएगा। यह काम कैसे होगा इसे हम आपको तफसील से बताएंगे, जिसे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि चीन की नौसेना अगर भारत की तरफ इस गलियारे में घुस गई तो जिंदा वापस नहीं लौटेगी। फिर चाहे क्यों न चीन 350 जंगी जहाजों का नेवी बन चुका हो और अब 3 कैरियर वाली नेवी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन वो अब भी अपने कैरियर बैटल ग्रुप हिंद महासागर में लाने की गलती नहीं करेगा। इसकी बड़ी वजह भारत की निगरानी क्षमता है, जो INS इम्फाल से कई गुना बढ़ गई है। सवाल है कि क्या चीन अपने कैरियर बैटल ग्रुप को लेकर भारत के इलाके में दाखिल होने की हिम्मत करेगा? इसे समझने के लिए आपको भारत की कैरियर वॉरफेयर की तैयारी और उसके कुछ चुनिंदा हथियारों पर नजर डालनी होगी। ये हथियार समंदर की सतह पर भी होंगे, ये हथियार आसमान में भी होंगे और ये हथियार समंदर की गहराई में भी ऑपरेट करेंगे, लेकिन दिखाई नहीं देंगे। चीन को दूर रखने के लिए डेटरेंट को लागू करने में 3 फैक्टर काम करेंगे। पहला, जियोग्राफी। चीन की नेवल पावर दक्षिण चीन सागर तक महदूद रह जाती है। हिंद महासागर में पहुंचने के लिए उसके सामने मलक्का स्ट्रेट जैसा टोल प्लाजा खड़ा है। चीन का इसे क्रॉस करना भारत के लिए रेड लाइन होगा। दूसरा, भारत की A to AD वाली स्ट्रेटजी जो चीन दक्षिण चीन सागर में अपनाता है, यानी हिंद महासागर भारत का इलाका है और यहाँ भारतीय नौसेना का दायरा काफी बड़ा है।
A2AD का मतलब है एंटी एक्सेस एरिया डिनायल। नौसेना में इस एक इलाके को इस तरह सैनिटाइज करना कहते हैं कि दूसरी नेवी इसमें दाखिल ना हो पाए, और यह स्ट्रेटजी तीसरे फैक्टर की मदद से तैयार की जाती है। तीसरा फैक्टर है भारत के फोर्स मल्टीप्लायर। भारत के पास ब्रह्मोस से लैस सुखोई विमान है, हार्पून मिसाइल से लैस P8I जैसे सबमरीन हंटर विमान है, जो चीन को बंगाल की खाड़ी से कम 300 किलोमीटर दूर रहने पर मजबूर कर देंगे। और साथ में भारत की सबमरीन फोर्स जो मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर तैनात रहेंगी। समंदर में हिफाजत बेहतर निगरानी से की जा सकती है, और इसके लिए ऐसे सिस्टम होने जरूरी हैं जो पल भर में सैकड़ों किलोमीटर के दायरे पर नजर रख सकें। INS इम्फाल के शक्तिशाली रेडार में भारत को यह ताकत दे दी है। इंडियन नेवी के सामने इन तमाम चुनौतियों के बीच बड़ी बात यह है कि चीन भारत की घेराबंदी को ध्यान में रखकर हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। लेकिन चीन को रोकने के लिए भारत ने समंदर में अपना गठबंधन मजबूत किया है। मालाबार से लेकर मिलन और इंद्र जैसे युद्धाभ्यासों के साथ भारत रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसी ताकतों को अपना पार्टनर बना चुका है। क्वाड में तो अब जापान और ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ मिलकर नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसलिए चीन हो या पाकिस्तान, उसके लिए हिंद महासागर में भारत की नौसेना से उलझना खुदकुशी को दावत देने जैसा होगा, इस बात में कोई शक नहीं। कच्चा चिट्ठा में गाजा युद्ध से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास के टॉप नेता और कमांडर याह्या सिनवार ने दावा किया कि हमास ने 80 दिनों की महाजंग में इजरायल के 5000 सैनिकों पर हमला किया। सिनवार ने दावा किया कि हमास के हमले में 1500 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। याह्या सिनवार ने यह भी दावा किया कि हमास ने अब तक इजरायल के 750 से ज्यादा लड़ाकू वाहनों को तबाह कर दिया है। तो यह बड़ा दावा किया गया है। और इस वक्त मिडल ईस्ट से लेकर पश्चिमी एशिया तक जबरदस्त खून खराबा मचा हुआ है। एक तरफ गाजा में इजरायल हमास से महाजंग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका हिजबुल्ला और हूथी के हमलों पर जमकर पलटवार भी कर रहा है। अमेरिका ने दावा किया कि उसने इराक से लेकर सीरिया तक ईरान समर्थित हिजबुल्ला पर जबरदस्त हमले किए। गाजा से इराक तक डबल युद्ध शुरू। गाजा युद्ध धीरे धीरे मिडल ईस्ट से लेकर पश्चिम एशिया तक फैल चुका है। अब जो खबरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। पिछले 80 दिनों में इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग में डबल युद्ध शुरू हो चुका है। हालात ये हो गए हैं कि एक तरफ गाजा में इजरायली सेना हमास के लड़ाकों से आर पार की जंग कर रही है, जबकि दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर की तरफ से हिजबुल्ला के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं। यहां तक कि हूथी लड़ाकों ने इजरायल के साथ साथ अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले बहुत तेज कर दिए हैं। यहां तक कि ईरान के कताइब हिजबुल्ला लड़ाकों ने इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रॉकेट से हमले किए हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी सेना के होश उड़ गए हैं। हम आपको डबल युद्ध में ट्रिपल अटैक की वो हकीकत दिखा रहे हैं जो आने वाले दिनों में इजरायल और अमेरिका के लिए नासूर बनने जा रही है। हमास, हिजबुल्ला और हूथी इजरायल अमेरिका पर भारी। 80 दिन बाद भी गाजा युद्ध में हमास की ताकत उतनी कमजोर नहीं पड़ी है जैसा इजरायल दावा कर रहा है। भले ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सेना के टॉप कमांडर दावा करें कि इजरायल की आईडीएफ ने पूरे उत्तरी गाजा पर कब्जा कर लिया है, लेकिन हकीकत में अभी भी हजारों हमास लड़ाके इजरायली सेना पर घात लगाकर भीषण हमले कर रहे हैं। हमास के टॉप कमांडर और दक्षिणी गाजा में खान यूनुस के कसाई के नाम से मशहूर याह्या सिनवार ने दावा किया है कि अब तक की जंग में हमास के लड़ाकों ने 1500 इजरायली सैनिकों को मार डाला है। हमास के कसाई का दावा, मार दिए 1500 इजरायली सैनिक।
गाजा में भले ही इजरायली सेना ने बढ़त बना रखी हो, लेकिन इजरायल के पीएम नेतन्याहू को भी मानना पड़ा है कि गाजा युद्ध में इजरायली सैनिक काफी संख्या में मारे गए हैं, जो हालात को और बदतर बना रहा है। इजरायल खुद मान चुका है कि उसके 475 से ज्यादा सैनिक अब तक जंग में मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा वाकई इजरायल के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, लेकिन इस खतरे से बड़ा खतरा अब मिडिल ईस्ट से लेकर पश्चिम एशिया तक फैल चुका है, क्योंकि हूथी और ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायल और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर एक साथ हमले शुरू कर दिए हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि हूथी और ईरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिका पर कहां हमला किया है।